वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस किया जाता है तो उसमें क्या फ्लो करती है, करंट। और करंट फ्लो होने के कुछ टाइम बाद क्या होता है बेटा, वो वायर गर्म हो जाता है। करंट फ्लो होने के कुछ टाइम बाद वो वायर क्या होता है, गर्म हो जाता है। इसे बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो गर्म हो रहा है तो सुनना ध्यान से, क्या वहां पे हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो इस फिनोमिना को बोलते हैं जूल सीटिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं, जूल सीटिंग इफेक्ट। द फिनोमिना ऑफ हीटिंग ऑफ वायर थ्रू करंट और व्हेन करंट इज पास थ्रू इट, जब एक वायर में करंट पास होती है तो वो वायर हीट करता है, इसको बोलते हैं जूल सीटिंग इफेक्ट। और वहां पे जो हीट प्रोड्यूस होती है उसको कहते हैं जूल सीट। क्या कहते हैं, जूल। हीट की डिस्कवरी उसने की थी, एनर्जी और हीट की। एनर्जी की ऐसा यूनिटी क्या है, जूल। क्लियर, तो उसको बोलते हैं जूल सीट। क्या बोलते हैं, जूल सीट। अब दूसरी चीज में यहां से, चलो लिखो इसका पॉइंट लिखो, हेडिंग लगाए हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड टू अ वायर तार से, and potential difference is applied across a wire, current flows through it. After some time of flow of current, wire becomes hot. The phenomena of heating of wire when current is passed through it the heat produced is called as Joule. The phenomena of heating of wire when electric current is passed. हाँ वो पूरा पढ़ेंगे क्यों हुआ करना, ये हीट डेवलप कैसे हुई वो देखेंगे, पूरा टॉपिक का फॉर्मूला आएंगे। 3 फॉर्मूले हीट के, 3 फॉर्मूले पावर के, 6, लेकिन हम 3 ध्यान रखेंगे, 3 अपने आप पढ़ेंगे। अरे लिख लिया, नहीं सर, जैसे रेफ्रिजरेटर अंदर का पार्ट तो हर प्लास्टिक का गर्म है, इंसुलेट वायर की बात होगी, वायर से कंडक्ट नहीं, पर तब भी नहीं, हर प्लास्टिक का गर्म होता है, चीज का हैंडल का गर्म हैंडल तो इसके लिए पीछे से हीट पुराने फ्रीज आते थे, आज के पिछले सिस्टम में सीएफसी निकलती थी, तो वो भी करंट की, हाँ बिल्कुल, वो हीट करंट की वजह से, वो करंट की वजह से, तो इसकी वजह से जो सीएफसी निकलती है ना, उसका टेंपरेचर ज्यादा है, फ्रिज के पीछे वो गर्म, एसी के बाहर ना कंसेप्ट, ये हीट डेवलप कैसे हुई। क्या वायर के अंदर करंट फ्लो कर रही थी, करंट के पास कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। अरे मैं बोलूं सनलाइट के पास कौन सी एनर्जी, तो तुम बोलोगे सोलर एनर्जी। तो करंट के पास कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। और जब वो इलेक्ट्रिक एनर्जी, क्या हो रहा है, जब वो इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लो करती है वायर के अंदर, तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी में। किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी में। इसकी वजह से क्या होता है, वायर गर्म हो जाता है। क्लियर, तो सबसे पहले देखो हमें यहाँ से हीट का फॉर्मूला निकालना है। क्लियर, तो हीट एनर्जी किसने बनाई, इलेक्ट्रिक एनर्जी। सुनना कि वायर के अंदर क्या फ्लो हो रही थी, करंट। करंट के पास कौन सी एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। जब ये इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारे पंखे में मिलती है तो लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी फिर घूमती किसमें,
मैकेनिकल एनर्जी क्लियर। करंट के पास है इलेक्ट्रिक एनर्जी, और इलेक्ट्रिक एनर्जी यहाँ पे किसमें कन्वर्ट हो रही है? हीट एनर्जी में। सब एनर्जी की फॉर्म है, किसमें कन्वर्ट हो रही है? हीट एनर्जी में। इस हीट एनर्जी की वजह से वायर क्या हो जाता है बेटा? गर्म हो जाता है, बिकम्स हॉट। तो अब हमें सीधा डेरिवेशन देखना है, हमें किसका फॉर्मूला कैलकुलेट करना है? हीट का। हीट कितनी प्रोड्यूस हो रही है उसके लिए फॉर्मूला। तो मुझे एक चीज बताओ, हीट एनर्जी का अगर मुझे हीट का मुझे फॉर्मूला निकालना है तो मैं किसका फॉर्मूला निकालूंगा? तो इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, क्लियर। तो सबसे पहले हम किसको समझते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी को। किसको समझते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी को। तो इसमें एक पॉइंट लिखो, व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ वायर, व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द वायर, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। बेटा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, एनर्जी को न तो बना सकते हैं न डिस्ट्रॉय, उसकी फॉर्म्स को चेंज कर सकते हैं। तो व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ वायर, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। Electric energy is converted into heat energy, and wire becomes hot. अगली हेडिंग लगाएंगे इलेक्ट्रिक। देखो हीट, वापस हीट का फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। तो किसका फॉर्मूला निकालेंगे हम? हीट का फॉर्मूला कैलकुलेट करना, तो हम किसका फॉर्मूला निकालेंगे? इलेक्ट्रिक एनर्जी का। इलेक्ट्रिक एनर्जी का निकलेगा, वही किसका है? हीट। तो सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है। हेडिंग लगाएं इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करते हैं तो आपस में कोलिजन होता है, कोलिजन होता है एनर्जी का लॉस होता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी का लॉस हो रहा है, कंडक्टर किससे बना है? एटम्स। इलेक्ट्रॉन जा जाके टकरा रहे हैं एटम्स, कोलिजन होगा। जब भी कोलिजन होता है क्या एनर्जी? ये पॉइंट्स में लिखवाऊंगा लास्ट में, लेकिन अभी सुन लें एनर्जी बन कैसे रही है। करंट जा रही है, क्या कंडक्टर के पास एटम्स है? इसके खुद के भी एटम्स, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बेटा? जा जाके एटम से टकराते हैं, और जब भी कोलिजन होगा तो क्या प्रोड्यूस होगी? एनर्जी। एनर्जी प्रोड्यूस मतलब एनर्जी। तो जो इलेक्ट्रॉन के पास थी, कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिक एनर्जी। करंट के पास, करंट किससे बने? इलेक्ट्रॉन से। वो जाके कंडक्टर के एटम से टकराते हैं, कोलिजन होता है, एनर्जी रिलीज करते हैं, उनकी एनर्जी का लॉस होता है कोलिजन में। तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी वहां से निकलती है और किसमें कन्वर्ट हो जाती है? हीट एनर्जी में। तो तार गर्म हो जाता है, लास्ट में लिखेंगे। और यहाँ बस ये कि when current flows through the wire, electric energy is converted into heat energy and wire becomes hot. तो हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी निकालनी है ताकि हम हमारा हीट का फॉर्मूला निकाल सके। तो हेडिंग लगाएं इलेक्ट्रिक एनर्जी और समझना। टॉपिक पे ही चल रहा है, ये मेन टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, उसके अंदर आ रहे हैं सारे। इलेक्ट्रिक एनर्जी का मतलब ये है बेटा, सुनना। करंट के पास है इलेक्ट्रिक एनर्जी, करंट के पास है। करंट बनाई किसने? बैटरी ने। करंट बनाई किसने? बैटरी ने। करंट को बनाने के लिए क्या? चार्ज का एक पॉइंट से दूसरी जगह पे फ्लो करवाना पड़ा। काम किसने किया? बैटरी ने। किसने किया? बैटरी ने। बैटरी जितना, मेरे हाथ में क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। मैंने इसको फेंका, क्या बन गई? काइनेटिक एनर्जी। जब मैंने इस पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी बनाने के लिए वर्क किया, यहाँ पे करंट कौन बना रहा है? बैटरी। क्यों? पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट कर रही है, और इसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हो रही है? करंट। करंट के पास कौन सी एनर्जी है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्या इस इलेक्ट्रिक एनर्जी को बनाने के लिए बैटरी को वर्क करना पड़ा? क्या वर्क करना पड़ा? चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह भेजना पड़ा। तब क्या डेवलप हुई? करंट। और करंट डेवलप हुई तो क्या डेवलप होगी? इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी है क्या? वर्क डन टू मूव अ चार्ज और कैरी अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। वर्क डन हो रहा है मतलब वर्क का नाम आते ही लोटू वही, ये लाइन लिखवाई थी मैंने। वर्क नजर आ गया मतलब चार्ज कहां से कहां जा रहा है? लोटू वही। I2 लो तो वो अपने आप ही आ जाता ना। वर्क करना पड़ रहा है बैटरी को। अरे यार मेरी बात सुनना, इसको मैं नीचे गिराता हूँ, मैंने कोई वर्क डन किया क्या? कुछ नहीं किया, ग्रेविटेशन ने अपने आप खींच दिया, ऊपर फेंकू देंगे। वर्क डन करना पड़ेगा, लेकिन कोई नहीं जा रहा है अपने आप ऊपर। वर्क डन करना पड़ेगा। तो I2 लो तो अपने आप आएगा, लोटू आई में वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन किसने किया? बैटरी ने। इसकी वजह से क्या डेवलप हुई? करंट। करंट के पास एनर्जी कौन सी है? तो इस एनर्जी को डेवलप किसने किया? बैटरी ने। क्या करके? वर्क करके। कैसा वर्क? एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले गया, तो वही क्या है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब याद है किसी को वर्क डन का?
हाँ, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज फर्स्ट। एफ डॉट एस ठीक है, वो भी एक तरह का पोटेंशियल वर्क है, बेटरी करके आती है पोटेंशियल वर्क करती है, सर्किट में वर्क करता है वो बैटरी। अब इधर सुनना, देखो किसी को फॉर्मूला याद है बैटरी के वर्क डन का? और डायरेक्ट V ए बी नहीं, तो सीधा V इज इक्वल टू W बाई Q। सुनना ध्यान से, V इज इक्वल टू W बाई Q। मैं कहता हूं जब करंट फ्लो हो रही थी, ये लिख लो सबसे पहले, फिर डेरिवेशन स्टार्ट करना है पूरा होता है। इसके बाद एक और लाइन लिखो, when potential is difference applied across a conductor, when potential difference is applied across a conductor, current flows through it, I current flows through it। हमने नाम दे दिया उस करंट को, कितनी करंट? I current flows through it। तो फॉर्मूला क्या बनेगा I का? I is equal to Q by T। अरे यही फॉर्मूला था ना, I is equal to Q by T। यहाँ तक लिखो, फिर स्टार्ट कर रहे हैं हीट का डेरिवेशन। पकड़ते चलना, 3 फॉर्मूले निकलेंगे आगे से आगे। कंसेप्ट को क्या कंसेप्ट को क्या, अरे खतरनाक है, डेरिवेशन कर रहे हैं। सुनना, हम यहाँ से क्या कैलकुलेट करें? इलेक्ट्रिक एनर्जी किसके बराबर थी? अभी डेफिनेशन लिखवाई, वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। यानी मुझे वर्क डन कैलकुलेट करना, मेरी इलेक्ट्रिक एनर्जी आ जाएगी, और वही किसके बराबर है? हीट के। क्या V यहाँ से W क्या बना बेटा? VQ। Q की वैल्यू क्या रखोगे यहाँ से? IT। Q की वैल्यू क्या रखोगे यहाँ से? IT। तो क्या होना? W इज इक्वल टू VIT। समझ में आया? वापस देखें, ये तो करंट का फॉर्मूला, और अभी मैंने इलेक्ट्रिक एनर्जी की डेफिनेशन लिखवाई, वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो क्या ये वर्क डन कौन कर रहा है? बैटरी। बैटरी का क्या होता है? पोटेंशियल। V इज इक्वल टू W बाई Q, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। यहाँ से W कितना बना? VQ। अरे इलेक्ट्रिक एनर्जी है क्या? वर्क डन। तो मुझे इलेक्ट्रिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है, मैं वर्क डन निकाल रहा हूँ, और क्या वही हीट के बराबर होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही थी? हीट में। Put the value of V in equation first, putting the value of V in equation 1। रखो भाई, V की वैल्यू क्या रखोगे यहाँ पे? IR। तो देखना, W इज इक्वल टू IR IT। तो ये क्या बन गया? I स्क्वायर RT। ये बनी सेकंड इक्वेशन। कोई दिक्कत? क्या यहीं से ओम्स लॉ से I की वैल्यू भी निकल सकती है क्या? कितनी? V बाई R। क्लियर ना? देखना भाई, ओम्स लॉ, I की वैल्यू कितनी होती है बेटा? V बाई R। तो इस I की वैल्यू को कौन सी इक्वेशन में रखेंगे? फर्स्ट इक्वेशन में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ I इन इक्वेशन फर्स्ट। देखना, यहाँ रख रहा हूँ इसकी वैल्यू आई, पहले मैंने इसमें V की वैल्यू रखी, इसको चेंज करते चल रहा है। ये फॉर्मूला कहां से आया? समझ आया? V इज इक्वल टू W बाई Q। तो W क्या बना? VQ। करंट कितनी फ्लो हो रही थी? I इक्वल टू Q बाई T। तो यहाँ से Q क्या आ गया? I। क्लियर? ये अब इसमें सबसे पहले किसको रिप्लेस किया? V को। ओम्स लॉ V इक्वल टू IR। यहाँ IR रखा, तो ये IR क्या बना? I स्क्वायर R। क्लियर? फिर भाई ओम्स लॉ क्या ये भी होता है? V इक्वल टू IR। तो पहले मैंने V को रिप्लेस किया, अब मैं किसको रिप्लेस कर रहा हूँ? I को। तो इसी इक्वेशन में I की वैल्यू रखेंगे। देखना, W इज इक्वल टू V, I कितना? V बाई R इंटू T। क्या बन गया? ये V स्क्वायर बाई R। ये क्या बन गया? इक्वेशन। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या ये वर्क डन इलेक्ट्रिक एनर्जी के बराबर है क्या? इलेक्ट्रिक एनर्जी है क्या वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट? ये वर्क डन इलेक्ट्रिक एनर्जी के बराबर, और इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट के बराबर है। सुनना, वर्क डन किसके बराबर है? इलेक्ट्रिक एनर्जी के। और इलेक्ट्रिक एनर्जी किसके बराबर है? हीट के। तो क्या ये वर्क डन हीट के बराबर है? यानी बैटरी जितना वर्क कर रही है एक तार के अंदर, उतनी ही हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ, दिस वर्क डन is equal to heat produced in wire। this work done is equal to heat produced in wire। तो देखो, क्या वर्क के 3 फॉर्मूला है? VIT, I स्क्वायर RT और V स्क्वायर बाई RT। तो H इक्वल टू VIT इक्वल टू I स्क्वायर RT।
इक्वल टू, ये हीट के कितने फॉर्मूले हैं? 3 फॉर्मूले। कितने फॉर्मूले? तीनों। ये मैं बताऊं, पावर आने को फिर जुगाड़ बताएंगे, फॉर्मूला वापिस बता रहा। इलेक्ट्रिक एनर्जी की सबसे पहले डेफिनेशन देखो क्या थी? वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। क्या इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो रही थी? जब भी करंट फ्लो करती है उसके पास इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है? बैटरी जितना वर्क कर रही है वही इलेक्ट्रिक एनर्जी है। तो मेरे को इलेक्ट्रिक एनर्जी निकालनी थी, तो क्या मैंने बैटरी का वर्क निकाला? फॉर्मूला क्या था बैटरी का वर्क का? पोटेंशियल में V इज इक्वल टू W बाई Q। तो W क्या बना यहाँ से? VQ, क्योंकि मुझे क्या निकालना है? वर्क। क्योंकि बैटरी जितना वर्क करेगी उतनी इलेक्ट्रिक एनर्जी बनेगी, और उतनी इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या बनेगी? हीट। तो वर्क निकाला VQ। Q की वैल्यू क्या होती है बेटा? I इज इक्वल टू Q बाई T। IT आ गया यहाँ से, Q को रिप्लेस किया, तो ये बना पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला ओम्स लॉ से V इक्वल टू IR। इस V की जगह किसको रखा? IR को। देखो V की जगह रखा IR, ये I ऐसा का ऐसा और ये T ऐसा का ऐसा, क्या बन गया? I स्क्वायर RT। सेकंड इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में पहले मैंने किसको रिप्लेस किया? V को। इस बार मैं किसको रिप्लेस कर रहा हूँ? I को। तो ओम्स लॉ से क्या V इक्वल टू IR, तो क्या I इक्वल टू V बाई R होता है। यहाँ से I की वैल्यू उठाई, V बाई R और कार की। अब इसको V को नहीं छेड़ना है, Y को रिप्लेस करना। V इंटू V बाई R इंटू T, क्या बन गया? V स्क्वायर बाई R इंटू, ये क्या बन गया? क्या ये वर्क डन इलेक्ट्रिक एनर्जी के बराबर था? क्या इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी? यानी कि क्या है? वर्क डन हीट के बराबर है। यानी बैटरी जितना वर्क डन कर रही है उतना ही कंडक्टर में क्या हो रहा है? हीट प्रोड्यूस हो रही है। दिस वर्क डन इज इक्वल टू द हीट प्रोड्यूस इन वायर। इस फॉर्मूले को WW की जगह क्या लगा दिया? H। VIT I स्क्वायर RT V स्क्वायर। इसको यहाँ ऐसे कम करेंगे, करंट और टाइम देख। अब देखो हीट की, तभी मैं बताऊंगा फैक्टर्स ऑन विच हीट डिपेंड। क्या टाइम का भी रोल आ रहा है क्या? तो डिपेंड करेगा कि वायर में कितनी देर के लिए करंट फ्लो हो रही है। कम समय के लिए होगी तो कम गर्म होगा, या मल्टीपल चीजें देखेंगे इसके बाद। अभी देखेंगे हम फैक्टर्स ऑन विच हीट ऑफ द कंडक्टर डिपेंड, फिर देखेंगे जूल्स लॉ। बारह बेटा मेन फॉर्मूला तो ये है, फिर इसका रिप्लेस किया I स्क्वायर RT। ये वाला ओम्स लॉ से क्या V इक्वल टू IR होता है। इस V की वैल्यू को यहाँ किससे रिप्लेस करते हैं? V की जगह तो लिखा IR, ये I ऐसा का ऐसा, ये T ऐसा का ऐसा, तो I इंटू I क्या बन गया? I स्क्वायर R। अब दूसरे में पहले बार V को रिप्लेस किया, इस बार किसको रिप्लेस करोगे? I इक्वल टू V बाई R होता है। लगाओ यहाँ V ऐसा का ऐसा, इस I की जगह क्या लिख दिया? V बाई R। टाइम ऐसा का ऐसा, V इंटू V क्या बन गया? V स्क्वायर बाई R इंटू दिस में आ रहा है। ऐसा है जिसमें पोटेंशियल के साथ करंट आ रही है। एक फॉर्मूला ऐसा है जिसमें पोटेंशियल के साथ रेजिस्टेंस आ रहा है, और एक फॉर्मूला ऐसा है जिसमें रेजिस्टेंस के साथ करंट है। तीनों को लेना था हमें, V I और R को। तो एक फॉर्मूला में तो पोटेंशियल और करंट आ रही है, एक में रेजिस्टेंस और करंट आ रही है, और एक में पोटेंशियल और रेजिस्टेंस। ऐसा कॉम्बिनेशन बना। नहीं, ये हीट सब सेम है, चाहे सीरीज हो या अबे है, इसमें कोई गलती नहीं। अब सुनना ध्यान से बेटा, जब मैंने तुम्हें वर्क डन पढ़ाया था और वहां हमने न्यूमेरिकल्स किए थे, तो वहां वो कभी कभी कहता था कैलकुलेट द एनर्जी। तो मैंने कहा था कभी ऐसा दिख जाए तो वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी क्या कैलकुलेट करना वर्क। जब हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे तो वो हीट के लिए क्या क्या यूज कर सकता है? वर्क डन यूज कर सकता है क्या? एनर्जी यूज कर सकता है क्या? अरे हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। कभी भी एनर्जी वर्क आ जाए तो इनसे हीट, एनर्जी वर्क और हीट, कभी न्यूमेरिकल में 3 वर्ड दिख जाए तो इनके जितने फॉर्मूले एक बार घुमा लेना कि इसमें कौन सा अप्लाई होगा। इसके करेंगे सवाल, न्यूमेरिकल करेंगे, अपने आप सोल्व होंगे इसको। तीनों एनर्जी की फॉर्म है, चाहे वो वर्क डन कह दे, एनर्जी कह दे या हीट कह दे। वहां वर्क डन पूछता था, लेकिन कहता क्या था? कैलकुलेट द एनर्जी। कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज ऑफ 5 कूलम फ्रॉम अ पोटेंशियल एट दिस वोल्ट टू दिस वोल्ट। एक एनर्जी बताइए इतने चार्ज को मूव कराने के लिए, इस एनर्जी मतलब वर्क डन। तो एनर्जी यूज कर सकता है, यहाँ पे भी क्या यूज कर सकता है? कोई दिक्कत? क्लियर? चलिए आगे रखूं।
तो देखिए बेटा हीट के कितने फॉर्मूले आए, पहला आया VIT, दूसरा क्या आया I स्क्वायर RT, और तीसरा क्या आया V स्क्वायर बाई RT। ये 3 फॉर्मूला है। यार अब देखें कंडक्टर में हीट जो प्रोड्यूस हो रही है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करे। सबसे पहले तो वो बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, करंट के। दूसरा ना यहाँ से हाँ तो 3 चीजों पे डिपेंड करे, करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस। हाई वोल्टेज है तो बैटरी वर्क ज्यादा करेगी, वर्क डन ज्यादा करेगी तो इलेक्ट्रिक एनर्जी ज्यादा, हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी। ये सवाल लिखो, डायरेक्ट न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाए। लिखो सवाल लिखो। चालू हो जाए। फोन स्टार्ट नहीं हो रहा है, हेडिंग लगा जूल्स लॉ। छोटे छोटे पॉइंट्स सीरीज के एडवांटेज, पैरेलल के भी एडवांटेज है। एक चीज बाकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ड्रिफ्ट स्पीड। देखिए बेटा जूल्स लॉ बीटिंग सुने, इट स्टेट्स दैट, पहले समझना इधर, मैं केवल इस फॉर्मूले से उसको कंपेयर कर रहा हूं, किससे, I स्क्वायर RT से, किससे, I स्क्वायर RT से। क्लियर। जूल्स लॉ बीटिंग ये कहता है कि हीट प्रोड्यूस इन द कंडक्टर इज द, अच्छा सुनो एक चीज, जब भी हम ऐसे कंपैरिजन करते हैं ना प्रोपोर्शनलिटी का और इनका, क्या मेरे पास हीट का एक फॉर्मूला I स्क्वायर RT, अब मैं चाहता हूं कि यहां से इसको कंपेयर करना, तो मुझे इनको क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट, मुझे इनको क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट। सुनना, जैसे फॉर्मूला है V इक्वल टू IR, यार यहां से I क्या बना बेटा, V बाई R। अब तुम ये कहते हो कि सर मैं रेजिस्टेंस बढ़ाता हूं तो करंट कम होती है, इसका मतलब ये कि तुमने तुम्हारी बैटरी की चेंज कांस्टेंट कर रखा है पोटेंशियल को, क्योंकि अगर तुम बैटरी भी चेंज कर रहे हो तो फिर उसका भी इफेक्ट यहाँ देखने को मिले। जब दो चीजों का V इक्वल टू IR, तो क्या बना I इक्वल टू V बाई R। तुम कह रहे हो मैं मेरे सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ा रहा हूं तो क्या करंट कम हो रही है, बिल्कुल हो रही है, पर उसके लिए तुम्हें V क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट। तुम इधर से V भी बढ़ा रहे हो, ये भी बढ़ा रहे हो, तो V तो करंट को बढ़ाएगा, R करंट को कम करेगा। पर जब भी कंपैरिजन आते हैं तो हमें एक चीज को कांस्टेंट रख के क्या करना पड़ता है, कंपैरिजन। अब अगर मैं यहाँ से V को चेंज करूं तो मुझे किसको कांस्टेंट रखना पड़ेगा, R को, कि मेरा R सर्किट में R जो रेजिस्टेंस था वो तो वही है, लेकिन मैं मेरी बैटरी चेंज कर रहा हूँ, क्या मैं पोटेंशियल बढ़ाऊंगा तो करंट बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। यानी जब कंपैरिजन करते हैं, डायरेक्ट रिलेशन निकालते हैं, इनवर्स रिलेशन निकालते हैं, तो हमें उस फॉर्मूले में जिसके साथ निकाल रहे हैं उनको क्या करना पड़ता है, उनके अलावा बाकी को क्या करना पड़ता है, कांस्टेंट। ये एक वायर लिया मैंने और मैं देख रहा हूँ कि इसमें जो हीट प्रोड्यूस होगी वो किस पे प्रोड्यूस होगी, तो सबसे पहले मैं कहता हूँ इसमें जो हीट प्रोड्यूस होगी वो किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट के स्क्वायर के। लेकिन मुझे इसमें क्या कांस्टेंट रखना पड़ेगा, इस वायर का रेजिस्टेंस, और इस वायर में जो करंट फ्लो हो रही है वो कितने टाइम के लिए हो रही है, वो टाइम मुझे कांस्टेंट रखना। मैं किससे रिलेशन निकाल रहा हूं, I से, तो मुझे इन दोनों चीजों को क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा। यार तुम इधर से I भी चेंज कर रहे हो, R भी चेंज कर रहे हो, और टाइम भी बढ़ा रहे हो, और फिर तुम कह रहे हो हीट कैसे वेरी करेगी। इसका अगर डिपेंडेंसी देखनी है इन तीनों पे, तो तुम्हें दो चीजों को क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट। यही तो हो रहा था V इक्वल टू IR में। अगर तुम रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हो और तुम कह रहे हो करंट कम होनी चाहिए, तो तुम्हें इसको क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट। यानी इसका इफेक्ट नहीं आना चाहिए सर्किट पे, तब एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा। ये भी इन्वॉल्व हो गया तो ये अलग बढ़ा रहा है, ये अलग कम कर रहा है, मिक्स हो जाएगा, तो इसका यार बस। हाँ पॉइंट क्या है इसमें, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट व्हेन रेजिस्टेंस एंड टाइम आर केप्ट कांस्टेंट। दूसरा पॉइंट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस व्हेन करंट एंड टाइम आर केप्ट कांस्टेंट। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम व्हेन करंट एंड रेजिस्टेंस आर केप्ट कांस्टेंट। क्लियर। करंट की वैल्यू सुनना, दो वायर है, दोनों वायर कॉपर के, दोनों का रेजिस्टेंस भी सेम,
इसमें मैंने करंट पास कराई 5 मिनट के लिए और इसमें मैंने करंट पास कराई 10 मिनट के लिए, तो हीट किसमें ज्यादा प्रोड्यूस होता है? तो मैंने दोनों का रेजिस्टेंस और करंट सेम रखी, बस क्या चेंज कर दिया, करंट का टाइम। समझ में आ रहा? तो एक को करने के लिए दो को तुम्हें क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ये 3 स्टेटमेंट है किसके, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्लियर? तो देखें इसमें स्टेटमेंट, it states that heat produced in a conductor is first directly proportional to the square of current flowing through it. H when resistance and time of flow kept constant. यहाँ से H किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा, इस बेटा में मेरी बैटरी सर्किट में कभी चेंज नहीं की जाती, समझ रहे हो ना? बैटरी चेंज करना इतनी आसान बात नहीं है बड़े सर्किट के अंदर, इसलिए इस फॉर्मूले से कंपेयर लेने, क्योंकि यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है। हो सके जहां तक हमें हमारा पोटेंशियल सेम रखना, और कुछ सर्किट में ऐसी दाग दी करो कि मेरे करंट का वेरिएशन है। क्लियर? मैं बैटरी चेंज नहीं कर पा रहा था, तभी तो मैंने रेजिस्टेंस को क्या किया, कंबाइन, कि मैं मेरी करंट की वैल्यू चेंज कर सकूं। करंट को कम करना है सीरीज में डाल दो, करंट को बढ़ाना है पैरेलल में जोड़, क्योंकि मेरी बैटरी सेम थी उस टाइम, मैं उसको चेंज नहीं कर पा रहा था, रेजिस्टेंस को कंबाइन। तो समझ में आया? सेकंड देखें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू resistance of conductor, directly proportional to resistance of conductor, and current and time of flow are kept constant. हीट बढ़ाने से रेजिस्टेंस नहीं बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ाने से हीट बढ़ेगी। हीट उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टेंस, भाई सुनो, वायर का रेजिस्टेंस बढ़ गया तो क्या पीछे से बैटरी को ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी? वायर का रेजिस्टेंस बढ़ गया तो क्या बैटरी ज्यादा ताकत खींचिए, ज्यादा ताकत खींचिए तो वो ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगी तो ज्यादा हीट। साफ कह रहा है रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, H is directly proportional to R. ऊपर से देखें थर्ड पॉइंट, directly proportional to time of flow of current. When क्या क्या कांस्टेंट रखेंगे बेटा इस बार? रेजिस्टेंस एंड वैल्यू ऑफ करंट है ना, करंट एंड रेजिस्टेंस आर केप्ट कांस्टेंट। करंट एंड रेजिस्टेंस, अरे इससे कंपैरिजन हो रहा है, किससे? इससे कंपैरिजन किया तो दोनों को कांस्टेंट रखा, इससे किया तो इन दोनों को कांस्टेंट रखा, और अब इससे कर रहे हैं तो इन दोनों को कांस्टेंट रखेंगे। क्लियर? व्हेन करंट एंड रेजिस्टेंस आर केप्ट, तो देखना इन तीनों से क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT। तो ऐसा ही कुछ मेरा फॉर्मूला आ रहा है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, यही चीज है। अभी पता है ना, जैसे मेरे दो वायर दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, दोनों के अंदर करंट फ्लो हो रही है 5-5 एम्पीयर, एक के अंदर करंट फ्लो कराता हूँ मैं 5 मिनट के लिए और एक के अंदर करंट फ्लो कराता हूँ